हेलो गाइस। तो ये हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगा। ओके, एंड फिर इसके बाद आने वाले टाइम पे हमारे एक के बाद एक वीडियोस आते जाएंगे। सो ये NISM सीरीज़ 10A है। इसके हम एग्ज़ाम में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो सब चीज़ देखेंगे, एंड इसका क्या सिलेबस है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि NISM क्यों करते हैं। मेनली दो रीज़न है इसके पीछे। एक तो जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बनना चाहते हैं अभी या फिर इन फ्यूचर, उनके लिए ये मैंडेटरी है। और जो भी वेल्थ मैनेजर्स के पोजीशन पे अभी या फिर आने वाले टाइम पे अपग्रेड होने चाहते हैं, ये उनके लिए तो कंपलसरी है सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ये पहला चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें करियर बेनिफिट इसमें है कि आपका एक जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाती है, क्योंकि इसमें जो सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं उसमें मोस्टली अच्छा खासा चीज़ें कवर है, बहुत इन डेप्थ नहीं, बट यस आप एक ओवरव्यू जान जाएंगे। आपको फाइनेंस सेक्टर में आप करेंटली वर्क करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में उसी सेक्टर में ग्रोथ चाहते हैं, ये वन ऑफ द मस्ट डू कोर्स है। और ये कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी एंड रेज्यूमे को एनहेंस करती है, बिकॉज ये एज अ फिल्टर यूज़ किया जाता है जब जॉब सर्च किया जाता है। तो NISM सीरीज 10A 10B मस्ट ऐसे करके आते हैं, तो इस तरीके से ये आपको करियर ग्रोथ में हेल्प करेगी। अब हम इसके एग्ज़ाम के बेसिक्स एंड इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 60% पासिंग मार्क होती है, यानी कि आपको 90 लाना होगा। 90, 91 या 150 आप जितना भी लाएं यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। जो पेपर की ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स की होती है। मोस्टली जो NISM पेपर होते हैं वो 2 आवर्स की होती है, बट ये क्योंकि थोड़ा लेंदी रहती है इसमें ज़्यादा इन डेप्थ होती है, तो ये 3 आवर्स की होती है। नेगेटिव मार्किंग है पेपर में जो कि -25%, यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी। मोड की अगर हम बात करें, ये ऑनलाइन मोड में होती है, और इसकी जो रिज़ल्ट है वो हमें इमीडिएटली स्क्रीन पे हमको विजिबल हो जाती है। आप एग्ज़ाम देंगे, सब चीज़ सबमिट करने के बाद ऐसा एक टैब ओपन होता है, यहाँ एंड पे आपको वो चीज़ शो कर देते कि आप पास हैं कि फेल है। ओके, एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 3000 है, एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की इसकी वैलिडिटी है। अब अगर हम इसका डिटेल्ड एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें तो ये मेनली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और आपको पता है टोटल 150 मार्क्स का है। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो 90 MCQs होंगे, 1 मार्क ईच, यानी कि 90 मार्क्स का ये रहेगा। सेक्शन 2 की बात करें, एक तरीके से दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए अगर हम देखें इसमें 6 केस स्टडीज़ होंगे। ओके, एंड हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, और वो हर एक 5 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो 5 1 5 एंड 5 6 30, तो 30 मार्क्स का आपका ये पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 3 एडवांस्ड केस स्टडीज़ होंगे। तो सेम इसके जैसे 5 क्वेश्चंस ही रहेंगे, बट यहाँ पे 1 मार्क का था, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो 5 2 10, 10 3 30, तो ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। ओके गाइस, एंड जो केस स्टडीज होते हैं हाईली स्कोरिंग है। एंड एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने केस स्टडी सॉल्व नहीं किया तो पास होना लगभग नामुमकिन है, बिकॉज दिस यही 60 मार्क्स आपका कवर कर ले रहा है, जो कि अराउंड 60% है, राइट। तो 40% है, राइट। तो इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाती है, राइट, क्योंकि ये हाईली स्कोरिंग है। MCQ जो होते हैं उसमें हर चीज़ डायरेक्ट नहीं होती है, कोई कोई चीज़ें ना बुक में लिखी हुई रहती है, ना आप MCQs में प्रैक्टिस करते हो, वो कॉमन सेंस से दी जाती है। आप जितना रीड करेंगे समझेंगे आप उतना उसका आंसर दे पाएंगे, इसलिए ये मस्ट है। बिकॉज अगर ये आपको आता है, दिस इज़ द स्कोरिंग, यही आपको पास कराएगी। ओके, सो अगर हम अभी करिकुलम ब्रेकडाउन देख लेते हैं तो 6 कोर मॉड्यूल्स होते हैं लेवल 1 में, और इस 6 कोर मॉड्यूल्स के अंदर सब चैप्टर्स होते हैं जो हम अभी गो थ्रू करते हैं।
सो जो मॉड्यूल 1 होते हैं इसमें आपका पर्सनल फाइनेंस रहती है, यानी कि इसमें सारी चीज़ें रिगार्डिंग गोल प्लानिंग से रिलेटेड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड, कि आज 100 रुपये की वैल्यू अलग होगी, 3 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं 95 रुपीज़ हो जाएगी, 93 रुपीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड इसका हम आने वाले वीडियोस पे अच्छे से डीप डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बजट होती है कि बजट कैसे बनाया जाए, एसेट्स लाइबिलिटीज़ कैसे देखा जाए, नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाए, एंड उसके हिसाब से बजट्स डिसाइड किया जाए, ये हम चेक करेंगे। डेट कैसे मैनेजमेंट की जाए, क्योंकि हर डेट बैड नहीं होती। डेट अगर एक एसेट में जाती है, खासकर एप्रिशिएटिंग एसेट में, तो इट्स अ गुड डेट। तो हम वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। सेकंड, मॉड्यूल 2 में अगर हम आए तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड है ये। इसमें सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा। अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, वो आपको एकदम ब्रीफ में बनाया है। इसके अंदर एटलीस्ट 3-4 चैप्टर्स हैं, तो हम वन बाय वन जब ये मॉड्यूल कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आपको एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, सो इसमें जो प्राइमरी मार्केट्स यानी कि आईपीओज वगैरह से रिलेटेड, कि कंपनी पहली बार आती है तो फेस वैल्यू होती है, उस पर फिर प्रीमियम चार्ज होती है, फिर वो लिस्ट होती है मार्केट पे, तो जब लिस्ट होती है लीड मैनेजर्स क्या कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सेकेंडरी मार्केट लिस्ट होने के बाद वो कैसे ट्रेड होती है आपस में, ये चीज़ें कवर होगी। कॉरपोरेट एक्शंस क्या क्या होती है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद सेबी इसको बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है, तो सारी चीज़ें ऑन टाइम होती है, सारी चीज़ें रेगुलेशन को फॉलो होती है। तो हम ये डिविडेंड्स क्या होते हैं, कब रिलीज़ होती है, बोनसेस कब होती है, राइट्स इशू क्या होती है, ये सारा चीज़ें हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं, जो मार्केट को वॉचडॉग की तरह देखते रहते हैं कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, कहीं पे कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, सारा चीज़ें एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। जैसे सेबी है जो कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, आरबीआई मनी मार्केट एंड बैंकिंग को, आईआरडीआई इंश्योरेंस को, पीएफआरडीए पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। ओके, मॉड्यूल 3 की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, सिर्फ इतना ही नहीं और भी आएंगे। रीट्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, ये सारे भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से बॉन्ड्स से क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज़ में भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक तरीके से नया टॉपिक होगी। बहुत सारे लोग जो फाइनेंस सेक्टर से होंगे, सीरीज 8 दे रहेंगे, वो इस इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स में दे विल बी गुड, बट bonds is a must. You can't leave this topic, okay? And bond market is bigger than the equity market, so this is a must thing which one should know. It's not that easy, but हाँ एक बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ओके, मॉड्यूल 4 में है तो मैनेज्ड पोर्टफोलियोज, की जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या मीडियम है। सबसे पहला तो म्यूचुअल फंड्स है, जैसे आप जानते हैं, जिसमें सारे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट्स एक पूल अकाउंट में उन्हें देते हैं, जिससे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बाई करते हैं हमारे लिए। ओके, आप एसआईपी जो भी सिस्टमेटिक मोड्स होते हैं वो सब कर सकते हैं, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स में। ओके, नेक्स्ट होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो आपके रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके देंगे, जिसका वो फीस वगैरह चार्ज करेंगे, एंड इसका हम डिटेल में समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, क्योंकि यहाँ से आपका एक से दो क्वेश्चन तो पक्का है, आना ही आना है। सो ये हम अच्छे से समझेंगे। ओके, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो एआईएफ्स होती हैं, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, हम वो देखेंगे। कैटेगरी 1 में क्या क्या इंक्लूड है, 2 में क्या, 3 में क्या, ऐसे करके हम ये देखेंगे। इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 5 की अगर बात की जाए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, फिर उसका परफॉर्मेंस, फिर उसका इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो
थ्योरी जिसमें रिस्क रिटर्न के कॉन्सेप्ट्स हमको अच्छे से समझाए जाएंगे। एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होती है ये समझा जाएगा, ये मस्ट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा। एसेट एलोकेशन के बारे में हम समझेंगे कि इसके वजह से हमें क्या बेनिफिट मिलती है। क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट को समझते हुए हम स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली एसेट एलोकेट कैसे करें। डाइवर्सिफिकेशन कैसे की जाए पोर्टफोलियो को, ताकि वॉलेटिलिटी रिस्क हम रिड्यूस कर सकें। हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, तो इसके लिए हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एंड इन डिटेल हम ये मॉड्यूल 5 के समझेंगे। मॉड्यूल 6 में आए तो इसमें ऑपरेशंस एंड एथिक्स से रिलेटेड सारे चीज़ होंगे, बिकॉज कंप्लायंस इज की। तो जो भी चीज़ें इस इकोसिस्टम में होंगे वो कंप्लायंट होने चाहिए सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्लायंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको स्किप नहीं करना है। फिड्यूशरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एट एनी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का मेन गोल है कि टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट। ओके, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज करूँगा तो अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू आएंगे ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है एंड जो आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। तो ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ये मैं आपको जो एमसीक्यूज वगैरह करवाऊंगा उसमें आपको ये इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम ऑपरेशनल प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे कि केवाईसी कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो फिर हाउ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं डीमैट अकाउंट्स के रिगार्डिंग। ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, राइट। कि अगर कभी कुछ इशू आती है तो कैसे रिपोर्ट किया जाता है। जैसे सेबी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है तो सेबी का पोर्टल होता है स्कोर्स, उसमें जाके हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, बिकॉज जो 10A है इट्स, ये नहीं बोलूँगा कि ये इजी है, इट इज़ बिट हार्ड कंपेयर टू अदर NISM एग्जाम्स, बिकॉज इसमें इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, थोड़ा पेपर भी लंबा रहता है एंड इसमें सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। अगर मेजर टॉपिक्स आपने स्किप कर दिया, अगर आपने वो MCQ सॉल्व नहीं किया, तो पास होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, राइट। सो स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि अभी जो हमारे वीडियोस आएंगे वो आपको पूरी गो थ्रू करनी है, ओके। वर्कबुक रीडिंग इज़ अ मस्ट, तो जो मैं वीडियोस दूंगा आप वो करिए। उसके बाद ऑफिशियल वर्कबुक आप एक बार एटलीस्ट गो थ्रू करिए, कि देखिए उसमें ऊपर ऊपर से सही बट गो थ्रू करिए, वो आपको देख के समझेगा कि कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे करके। उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं। मैं कोशिश करूँगा एंड ऑफ ईच चैप्टर में कुछ एटलीस्ट 8 to 10 MCQs आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको हैंड इन हैंड आइडिया आती जाए। आपको केस स्टडीज़ एट द एंड में आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप केस स्टडीज़ वगैरह कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। फिर मॉक टेस्ट्स आपको देनी है। एक तो आप NISM जो बॉडी है वहाँ पे जाके भी मॉक अवेलेबल रहती है, बट वो आई गेस 15-20 क्वेश्चन ही होती है, तो इन डेप्थ उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड PDFs भी अवेल करवाऊंगा, ताकि आप एट दी एंड रिवाइज करना भी इजी हो, क्योंकि 6 मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल के अंदर 3 to 5 चैप्टर्स होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट नोट्स जैसा हो, तो एक मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अगर हम टाइम की बात करें कितना टाइम हमें लगेगा, तो अगर बिगिनर्स हैं तो अप्रोक्स 1.5 मंथ्स इनफ है। 1 मंथ में आप वीडियोस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं एंड 15-20 डेज में आप MCQs वगैरह प्रैक्टिस करके आप ये पेपर अपीयर कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हैं, राइट, जैसे सीरीज 8 वगैरह क्लियर है, म्यूचुअल फंड क्लियर है, तो अप्रोक्स 1 मंथ में आपको सारी चीज़ें हो जाएंगे। कैलकुलेटर्स एंड एक्सेल अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं।
अब कुछ मैं पर्सनल टिप्स आपको दे देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये मैं मानता हूँ थोड़ी सी हार्ड है, इट नॉट दैट इजी, बट आपकी प्रिपरेशन सही रहेगी, सारा वीडियोस आप देखेंगे, वर्कबुक आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एटलीस्ट सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। ओके, इट्स अ पर्सनल एडवाइस फ्रॉम मी। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वो भी गो थ्रू करिएगा। ओके, एंड एट द एंड इफ़ रिक्वायर्ड आपको शॉर्ट नोट्स भी दिया दूंगा मैं। तो अभी इसके बाद हमारी सीरीज़ एक के बाद एक वीडियोस आएंगे। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि कुछ भी चीज़ें अगर आपको हेल्प हुई है अभी, एंड आने वाले टाइम पे भी अगर आपको कुछ चाहिए मेरे जो प्रिपरेशन मोड में, अगर वीडियोस कुछ जल्दी चाहिए, आपका एग्ज़ाम पास में मॉक्स चाहिए, कुछ भी आप कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट अपना चेक करूँगा एंड उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।